यूनिट 2 है, यूनिट 2 है ना, इसमें यूनिट 2 है। यूनिट 1 हो गया, वेक्टर हो गया आपके पास। जो एडेड आ रखा है वो भी करवा रखा है, जैसे कि क्या है, गॉस थ्योरम वो करवा रखे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो क्या जानते हैं आप गुरुत्वाकर्षण से? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आज। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? बताओ, गुरुत्वाकर्षण बताइए क्या होता है। अर्थ क्यों, कोई भी अर्थ अपनी और खींचती किसी वस्तु को, ये ग्रेविटेशन है। इसके अलावा क्या दो इंसानों के बीच भी ग्रेविटेशन लगता है? सर्कुलर मोशन अलग केस है, सर्कुलर मोशन अलग केस है। सर्कुलर मोशन हम ये कह सकते हैं, जो जितने भी प्लेनेटरी मोशन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? ये मान लीजिए सेंटर पे सन है, यहाँ कोई प्लेनेट है, तो अब क्या है, या न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच क्या है, एक लगेगा ग्रेविटेशन। तो आप कहते हो यहाँ तो क्या लगता है? कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे? कोलम्बियन फोर्स। और दूसरा लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हो कि सन की बात करते हैं, सन और अर्थ की बात करें, इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में ट्रेस करते हैं। क्या दो इंसानों के बीच भी ग्रेविटेशन लगता है? हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या नहीं लगता है? बताओ। सोचो ऐसे ही जस्ट। लगता है ल... कैसे? तो उस हिसाब से होता है? इसका मतलब तो आप पास में है तो ये फिर अगर आपके जगह में दो, एक बड़ी वस्तु रखो एक छोटी वस्तु रखो, तो वहां पे भी नगण्य होगा। आप कह रहे कमजोर फोर्स है, ठीक, अच्छी बात है। तो एक तो अर्थ कैसे अट्रैक्ट कर लेती? मोशन में, मतलब आप कह रहे ग्रेविटेशनल के लिए मोशन में होना जरूरी है। मनीषा कह रहे दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। तो हम भी तो यूनिवर्स में रहते हैं। हाँ? हम भी तो यूनिवर्स में रहते हैं। ठीक है, तो लगता है, ठीक है। जैसे हमने कौन सा वाला केस बताया था कि हमारे साथ एक वेव एसोसिएट होती है या नहीं होती है? हमने बताया होगा कि हम जब भी क्या कर रहे हैं, हम एक मैटर बॉडी है, मैटर पार्टिकल है, हमारे साथ एक वेव एसोसिएट है, ठीक है। तो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मास ज्यादा है। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, पी होता है ना, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने उस दिन कहानी भी सुनाई होगी कि डी ब्रॉगली एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये मास बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या नहीं दिखता है हमारे साथ कोई वेव। वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की सारी चीजों के बीच होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की कंडीशन है कि एक बड़ी बॉडी होना चाहिए, ठीक है, एक बड़ी
बॉडी होना चाहिए, जैसे कि अर्थ है, ठीक है। चलिए लिख लो, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with a force. Every object in a universe, every object in universe, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या है, every object in universe attracts every other object with a force which is called gravitation, which is called gravitation. दुनिया की सारी चीजें, सारी वस्तुएं दूसरे वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब है क्या गुरुत्वाकर्षण? तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कितने हैं? 4 फंडामेंटल फोर्स। कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस है? हाँ, एक तो ग्रेविटेशन ही हो गया, हाँ, दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और क्या हो गया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 नेचर में क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्स, मूलभूत बल जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाउंड इन नेचर। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटी है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 इंसान पास में बैठे हैं या 2 वस्तुएं पास में बैठी है, तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही? तो इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि क्या होता है, जो भी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी में क्या है, ऑब्जेक्ट लार्ज होना जरूरी है। क्या है? लार्ज होना जरूरी है, ठीक है। तो लिख लो, ग्रेविटी इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इसके नीचे लिख लो, ग्रेविटी इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ग्रेविटी क्या करती है, पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखती है, ठीक है। यूनिवर्स को क्या करती है, हिंदी वाली भी लिख सकते हैं कि क्या है, ग्रेविटेशनल के लिए, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के लिए, गुरुत्व के लिए, जरूर क्या है, किस पर है, किसको इंपॉर्टेंस देता है वो, किस, ठीक है, लार्ज। तो लिख सकते हैं, और एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सबसे वीक है ये, ठीक है, क्या है, सबसे वीक फोर्स है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगाइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन का लॉ ये सबको याद है, तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। जैसे कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, जिसका मास m1 है और इसका मास m2, या मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या है, एक का मास मान लीजिए कैपिटल M है और एक का क्या है, स्मॉल m, एक दूसरे से वो r दूरी पर स्थित है। तो फोर्स कैसे लगेगा, ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपके पास जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा, ये m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर है, यही क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशन। g इज क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल मतलब कहीं पर भी चले जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशन क्या होती है इसकी वैल्यू, और बीमा बताओ जल्दी से मुझे,
जी इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 3 10 टू दी पावर -34 आगे यूनिट। तो जब भी ऐसा हो तो ये लेके जाओ ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हर चीज फिजिक्स में नहीं रटी जाएगी। डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। डायमेंशन निकाल के बताओ मुझे। ठीक है डायमेंशन बताओ। मैं तब तक आपको ये बताता हूँ कि जी किसी पर निर्भर नहीं करता, ना ही ऑब्जेक्ट के साइज पर, ना ही क्या है, ना ही क्या है उनके बीच क्या मीडियम है, इनके बीच इनका क्या साइज है और इनके बीच कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है इनके क्या है लिखो, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट सब जगह यूनिवर्सल इसीलिए बोला गया इसको, इंडिपेंडेंट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इनके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा एज वेल एज मीडियम बिटवीन दैम, मीडियम बिटवीन दैम, इनके बीच कौन सा मीडियम है। ठीक है इनके बीच कौन सा माध्यम है। सॉरी ये 34 नहीं होता, ये कितना होता है 11 ना। 34 तो वो तो किसका मान होता है एच होता है, फिर तो ये भी नहीं होगा। हाँ 6.67 37 किसका 34 किसका होता है एच का मान, एच का मान कितना होता है 6.63 10 टू दी पावर -34। ठीक है ये एच का मान होता है। हो गया डायमेंशन कितनी आ गई। तो डायमेंशन है इसकी m -1 L3 T-3। ठीक है कैसे हुआ, यहाँ देखो फोर्स की MLT T-2 MLT की पावर -2 R स्क्वायर है। R मतलब क्या हो जाएगा, एक L ऑलरेडी था, एक इसके पास हो जाएगा T, ये M और M कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा M, टू हो जाएगा ना, टू ऊपर जाएगा चले जाएगा। जिनको नहीं समझ आया देखो फोर्स का क्या होता है MLT T की पावर -2 और ये कितना है, ये हो जाएगा M स्क्वायर। ठीक है नीचे कितना हो जाएगा L स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, नीचे डिवाइड होकर ये ऊपर आ जाएगा -1 और ये L3 हो जाएगा और T की पावर ऊपर हमने गलत लिख दिया, हाँ T की पावर -2। तो देखो T की पावर -3, ये तो सब -3 लिखे, -3 नहीं -2 ना, आप लोगों का -3 आया था। ठीक है तो -2 है, जिनका -3 आ रहा है वो ठीक कर लो, क्या देखो यहाँ से हो गया। ठीक तो इतनी सारी चीजें आती हैं आपको, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। पहला पॉइंट लिखिए, कैसा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा है सेंट्रल फोर्स है। इंपॉर्टेंस अबाउट, ठीक है क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके अबाउट, किसके अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ये है कि ये कैसा है सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल केंद्रीय बल क्या होता है सेंट्रल फोर्स, अभी आएंगे हम इस पे। हाँ? क्या होता है सेंट्रल फोर्स, हाँ? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है कौन सा, अभी इसके इसके नेक्स्ट यूनिट में भी आएंगे हम इस पे। ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स जो क्या होता है सेंटर की तरफ लगता है केंद्रीय बल, ठीक है जो सेंटर की तरफ लगता है वो क्या है सेंट्रल फोर्स। दूसरा है ये कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा है। अब कंजर्वेटिव फोर्स भी बताया था हमने आपको, संरक्षी बल। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट,
यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, क्लोज लूप में वर्क डन करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, थर्ड क्या है इसमें लिखो, ये कंजर्वेटिव है, थर्ड है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स यानी नेचर में, प्रकृति में सबसे कमजोर बल है, क्या है, सबसे कमजोर बल है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये 10⁻36 टाइम 10⁻36 टाइम छोटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या है, 10⁻36 टाइम्स स्मॉलर है, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, किससे, वैद्युत चुंबकीय बल से, क्या है, और 10⁻38 टाइम्स स्मॉलर है किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, नाभिक के बल से। तो ग्रेविटेशनल, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सन और क्या है, सूर्य तथा ग्रहों के बीच, यानी सन और किसके बीच, प्लेनेट्स के बीच लगता है, जो कि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य तथा ग्रहों के बीच लगता है, जो उनको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए या ऑर्बिटल पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स acting between sun and planet provide it centripetal force for orbital motion। ठीक है, थोड़ा सेंट्रल फोर्स जान लेते हैं, लिखना चाह रहे हो लिख लो, सेंट्रल फोर्स बाद में भी पढ़ेंगे हम, पर अभी पढ़ लेते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स लिख लो, जो देखिए सेंट्रल फोर्स क्या लगता है, देखिए ये सेंटर है, तो ये जो इनको लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमेशा किधर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। ठीक, तो लिख लो, क्या लिखेंगे, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टूवर्ड द सेंटर। मतलब मान लीजिए ये एक सेंटर है, ठीक है, और ये कोई एक बॉडी, ये भी कोई एक बॉडी है, तो वो क्या लगता है, सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ पोजीशन आर, प्लस माइनस, ठीक है, यानी लिख सकते हैं जो कि सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, इनसे अवे और सेंटर की ओर लगता है, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट, अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट थे उनसे अवे और क्या है, सेंटर की ओर लगता है, वही क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया इतना। जिनको ऐसा लगता है मुझे ग्रेविटेशन आता है, तो LT 2019 का 18 का क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के, उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन भेज दीजिए, हम आपको बोलेंगे कि हाँ आपको आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बेसिक तो करवाना ही पड़ता ना, बिना बेसिक के तो चीजें नहीं समझ आएगी। तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी,
शायद जी लिखाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लिखाने की जरूरत है। जैसे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसी बॉडी की वजह से एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए वाला जानते हैं आप लोग। तो वैसे भी क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न हो, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो वो कितना होता है जी, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो होता क्या है ये, होता क्या है, क्या ये मास पे डिपेंड करता है? देखो, अगर एक्सेलरेशन जानते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। यहां पर भी क्या है, आपके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है कौन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल से, जो कि उसको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो है ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है, हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर। किधर होती है, अर्थ के सेंटर की ओर होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। भूल जाए मान लीजिए, जो लोग याद कर सकते अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर सकते उनको मैं बता देता हूँ। क्या करिए, जब भी रिलेशन पूछा जाए तो एफ इक्वल टू क्या आता है आपके, देखिए एफ कितना है आपके पास, जी कैपिटल एम स्मॉल अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स क्या होता है वैसे, मास इंटू एक्सेलरेशन, पर यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है नहीं, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल स्मॉल एम से कैंसिल हो गया, तो जी इक्वल टू कितना होगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या क्या हो गया आपके पास, जी और जी में रिलेशन हो गया, जी और जी में रिलेशन हो गया। आर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज अ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अर्थ का मास, हाँ कुछ आइडिया आप लोगों को? हुँ? कितना होता है, 6400 कुछ आता था, हाँ आता था नहीं आता था, हाँ रेडियस होती है, रेडियस सुना था, मास सुना, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बताइए कितना होता है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो लिख लो, ये होता है 6.4 10 टू द पावर -24 kg। और ये क्या होता है आपके पास, ये हो जाता है, ये भी कितना होता है 6.6400, 6.10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, हाँ ये 6400 किलोमीटर, ये इसको देख सकते हैं, ये 6400 किलोमीटर है वैसे। तो दो ये हो गए, 3 किलोमीटर के हो गए, 5 एक पॉइंट लग गया तो कितना हो गया 6। हो गया इतना। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
factors affecting acceleration due to gravity. फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इसका क्या मतलब है, तो जी की वैल्यू है उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, तो पहला फैक्टर है अर्थ की जो शेप होती है। फर्स्ट फैक्टर इज शेप ऑफ अर्थ। अर्थ, अर्थ का जो शेप है, आकृति कैसी है अर्थ की शेप, इलिप्टिकल, ठीक है। इधर कौन सा पोल होता है, ऊपर नॉर्थ होता है साउथ होता है, हाँ, नॉर्थ पोल। इधर कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, साउथ पोल। इधर क्या होती है, ये क्या होती है, जो सेंटर से आती लाइन, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। नॉर्थ जो क्या करती है, इक्वेटोरियल लाइन जिसको बोलते हैं, लिख लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन से भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होती है, मान लीजिए आर, इक्वेटर लिख दूं मैं, आर ई लिख दूं, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, आरपी हो जाएगी। मतलब पोल की रेडियस कितनी है और इक्वेटर की रेडियस कितनी है। तो आप जानते हैं जी क्या है, कैसे डिपेंड कर रहा था अभी, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो है इसका जो रेडियस दिख रहा है आपको, ये कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है। इसका जो डायमीटर होता है, अगर मैं बात करूं तो 42 किलोमीटर कम होता है इधर, कितना होता है, 42 किलोमीटर लेस होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, जिसकी रेडियस ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका वहां पर जी का मान, और जिसका रेडियस कम वहां पर क्या होता है, तो कहां पर है जी का मान ज्यादा है, पोल पर, और इक्वेटर पर कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। इससे पता चलता है हमको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जिसका आर छोटा उसका जी बड़ा। तो जी मैक्सिमम कहां पर है, पोल पर, कहां पर है, पोल पर। मिनिमम कहां पर है, जी मिनिमम कहां पर है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, भूमध्य, ठीक है। हाँ, रेडियस है अर्थ की 6400 किलोमीटर। तो इनमें अगर डिफरेंस अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। कितना है? जो डायमीटर है इक्वेटर और इसका, वो कितना लेस है, इसका डायमीटर लेस है 42 किलोमीटर। तो रेडियस किसकी ज्यादा है, इक्वेटर की। तो वहां पर क्या है, जी का मान मिनिमम है। तो दूसरा फैक्टर लगाइए, रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट भी तो करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या नहीं करती है। तो लिखेंगे दूसरा फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस, रोटेशन
of Earth about on एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वो भी एक इफेक्टिंग फैक्टर है। क्या है? इफेक्टिंग फैक्टर। मान लीजिए जो ये कोई अर्थ है, ये क्या कर रही है? एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेशन। मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रही है? एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है? अब ये जानते हैं आप, ये तो इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है? तो उससे जी के मान में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखो क्या है, मान लीजिए ये आर रेडियस है, ठीक है? अब यहां पर कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ठीक है, अब ये रोटेट कर रही है ऐसे, सोचो ऐसे रोटेट कर रही है फिक्स। तो इस पर क्या, इसके कंपोनेंट यहाँ पर क्या है? ये एक एंगल बना रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? लेमडा। लेमडा क्या होता है? लेटीट्यूड सुना आप लोगों ने? क्या होता है लेटीट्यूड? है? ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो क्या बन रहा होगा? जिस देखिए क्या है, अगर कोई क्या है, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे एक एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो क्या कर रही है? मतलब उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है? एक्सिलरेट कर रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां पर वो ग्रेविटी से एक्सिलरेट कर रही है, वहां का जो लेटीट्यूड है वो क्या है? लेमडा है। तो जी के मान में क्या चेंज आ जाता है? जी डैश जी माइनस आर ओमेगा कॉस स्क्वायर लेमडा। एक मिनट मुझे कंफर्म कर देना इसको फॉर्मूला, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा। अब ओमेगा क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और लेमडा क्या है? लेटीट्यूड, ठीक है? बाकी तो हो रखा है। अब जैसे बात करते हैं, लेटीट्यूड की बात करते हैं, पोल पे कितना होती है लेमडा की वैल्यू? लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जो एंगल बन रहा होगा पोल पर, वो कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो एट अ पोल पर लेमडा की वैल्यू कितनी है? इसके नीचे लिखोगे आप लोग, एट पोल लेमडा की वैल्यू होती है 90। इसका मतलब अगर मैं 90 रख दूं यहाँ पर, तो जी डैश क्या आ जाता है? इसीलिए तो कहा हमने कि पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं, एट इक्वेटर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, मतलब इसका मतलब भी हम ये बोल सकते हैं कि पोल पर अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखो इसके आगे? लिखो, पोल पर अर्थ के रोटेशन पर जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पोल पर अर्थ के रोटेशन से जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं, लैम्डा कितना हो गया आपके पास? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी डैश कितना हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जी का मान कितना कम हुआ? तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन करने से जी के मान में कितनी कमी आती है? कितनी कमी आती है? तो लिख सकते हैं अर्थ के रोटेशन करने से इक्वेटर पर जी का मान घटता है। क्या होता है? हाँ, एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ अगर अपने एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो पहले इतना लिख लो।
हो गया इतना? तो लिख लो, अगर अर्थ रोटेट करना, इसका आगे लिख दिया आपने कि इक्वेटर पर जी का मान घटता है रोटेशन करने से। अब लिखो कि अगर अर्थ घूमना बंद कर दें, ज्योग्राफी पढ़ी आप लोगों ने? ज्योग्राफी जीएस किसने पढ़ा हुआ आपने? चलिए, क्योंकि आपके पास ज्योग्राफी क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो कौन सिखा रही है? फिजिक्स सिखा रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स भी क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन बताता है? फिजिक्स बताता है, ठीक है। मुझे लगता है कि अपने जीवन में दो चीजें जरूर पढ़ लेनी चाहिए, एक फिजिक्स एक बायो। क्यों? हमारे अंदर हमको ही नहीं पता क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं। जब भी मौका मिले आप लोगों को बायो जरूर पढ़ लेना। हमको अगर ये पूछा जाए इस हड्डी को क्या बोलते हैं, तो हमको ये मालूम नहीं इसको क्या बोलते हैं। कितनी हड्डियां हमारे हाथ में होती है, कितने लेग्स में होती है, कहाँ कहाँ होती है, हमको बोन का नहीं पता। तो जरूरी इंपॉर्टेंट है एक फिजिक्स एक बायो। मैथ्स का तो क्या है, मैथ्स का कोई सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ में जहां पर आप यूज कर सकते हैं? वो तो कैलकुलेशन है। हाँ? हाँ? मैथ से निकलते हैं तो फिजिक्स में भी तो निकाले हमने। एप्लीकेशन कहाँ कैसे मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हम कह रहे हैं कि कहाँ यूज कर सकते हो आप, इंप्लीमेंट कहाँ पर लगा सकते हो मैथमेटिक्स को। मतलब आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उस जगह लगा सकते हो कि भाई ठीक है, हम ऐसा नहीं है, पर कह रहे हैं हमारा मतलब ये कि फिजिक्स क्या है, सिग्निफिकेंस बताती है हर चीज, ऐसी क्यों है, ये चीज है तो क्यों है, ये है तो क्या है इसके पीछे लॉजिक। बाकी कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं, मैं सब्जेक्ट की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट खैर इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे क्या होता है ना हमारे गांव में, जब गांव में होता है तो पतीले के नीचे का वाला काली नहीं हटाया जाता, क्यों? हाँ, ज्यादा हीट लेता है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो फिजिक्स सिखाती है कि डेली लाइफ में ये है तो क्यों है। हाँ? चलिए, तो वैसे बायो है, बायो का भी तो इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं होता, बायो हम पढ़ते नहीं है। बायो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, एटलीस्ट आपको पता तो मेरे कान में क्या है, मेरे नाक में हड्डी है नहीं है, फिर फ्लेक्सिबल क्यों है, सर पे क्या होता है, नहीं पता ना हमको। 206 हड्डी है, कहाँ कहाँ 206 बोलने को। चलिए लिख लो, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दें तो जी का मान अपने एक्स के अबाउट रोटेट करना बंद कर दें तो क्या होगा? तो पोल पर जी का मान क्या होगा और इक्वेटर पर क्या होगा? हाँ, सेम रहेगा। इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, घूमना बंद कर दें, अबाउट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? जी का मान पोल पर क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। जी का मान इक्वेटर पर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा किस फैक्टर से होगा? बाय किससे? आर ओमेगा स्क्वायर से। बस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट है इसमें,
थर्ड पॉइंट लिखेंगे कहां पर, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो मान लीजिए ये आपके पास इसका सेंटर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और आपसे यहां पर एच हाइट पर मैं आपसे पूछूं जी का मान में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, इस पे तो जानते हैं आप, इस अर्थ सरफेस तो पे कितना है जी का मान, जी है। यहां पर पूछा, मान लीजिए बी पॉइंट है, यहां पर पूछा जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा, यानी जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो जी के मान में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए एच हाइट पर जा रहे हो आप, तो अर्थ सरफेस से कहां से हाइट कहां है, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है, तो लिख लीजिए जो जी के मान में चेंज आएगा, जी अपॉन कितना हो जाएगा 1, देखो प्लस ये वाली हाइट ऐड हो जाएगी, अब एच ना रह के क्या हो जाएगी, आर ना रह के एच भी ऐड हो जाएगा, तो कितना होना, कितना हो जाएगा आर कितना, एच बाई आर। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, इस फैक्टर से डिवाइड हुआ तो ये बड़ा रहा होगा, तो लिख सकते हैं जी का मान क्या हुआ, डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, विद एल्टीट्यूड। जी का मान डिक्रीज हुआ, तो इसमें नेक्स्ट लिखिए, बना दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है नंबर 4, गहराई जाने पर पृथ्वी क्या, अर्थ सरफेस इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ मतलब गहराई में जाने पर जी के मान में क्या चेंज आएगा। तो ये कोई आपके पास अर्थ है, और अर्थ मान लीजिए आपके पास क्या है, पहले जो रेडियस थी आपके पास वो कितना है, यहां से कितना है आर। ठीक है, अब कहां पहुंच गए आप, मान लीजिए यहां पहुंच गए आप। ठीक है, कहां पहुंच गए, अब यहां पर पहुंच गए, तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी, मान लीजिए डी गहराई पे गए हैं, तो डी गहराई पे कितना हो जाएगा, आप लिखोगे ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी, यहां से यहां तक का आर माइनस डी। पहले कितनी थी, ये कितनी थी, पहले कितनी थी आपकी आर थी, ये यहां से यहां तक की जो रेडियस थी वो थी आर। ठीक है, कितनी थी आर। तो बताइए अब इस पॉइंट बी पर, यहां पर जो कि अर्थ सरफेस से कितनी गहराई पर है, डी गहराई पर, बताइए यहां पर जी का मान क्या होगा, जी डैश कहां पर, बी पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा, देखो जी कैसे याद रखोगे, 1 माइनस होगा एच बाई कितना, कितना हो जाएगा एच बाई आर। तो क्या है, आप कहते हो कि जी का मान क्या होता है, डिक्रीजेस विथ किसके साथ, डेप्थ के साथ कैसा होता है, डिक्रीज होता है, और एट सेंटर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के सेंटर पर जब एच किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल हो जाए, तो जी डैश क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। जी चलिए मेरे को 2 मिनट दे दो। एक ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। ठीक है।